जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। महाराष्ट्र में जो कुछ अ, एक 10-15 घटनाएं हुई है और वो मानवता के लिए एक कलंक है, ऐसी घटनाएं हुई है। लेकिन आप जब भी मोबाइल के माध्यम से या कुछ अखबार में, अभी अब अखबार तो कोई पढ़ता नहीं, टीवी भी कोई देखता नहीं, सब मोबाइल पे लगे हुए हैं। तो कुछ घटनाएं आपके सामने प्रस्तुत करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि इतनी दर्दनाक घटनाएँ आपने सुनी नहीं होंगी, देखी नहीं, और ये महाराष्ट्र में हुई घटना है सब। उसमें से पहली जो घटना है, वो मैं आपके सामने अभी बताता हूँ। महाराष्ट्र में परभणी नाम का एक ज़िला है। साल है 1972। इस साल महाराष्ट्र में बहुत बड़ा सूखा भी पड़ा था। लोग अनाज के लिए, पानी के लिए तड़प रहे थे। कांग्रेस का शासन था उस वक़्त। और 1972 में परभणी ज़िले में पाथरी नाम का तहसील है, और पाथरी तहसील में मानवत करके गांव का नाम है। 700-800 घरों का, मकानों का ये गांव, छोटा सा गांव सुखी था, संपन्न था। और हिंदू, मुस्लिम, सिख और अलग अलग जाति के सभी लोग बड़े सुकून के साथ इस गांव में रहते थे। अब होता क्या है, इस गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक अलग ही जाति जमाती के लोग रहते। महाराष्ट्र में उसे फासे पारदी करके नाम है। और बिल्कुल शिक्षा का अभाव, और सुबह औरतें बच्चों को लेकर भीख मांगने का काम करती है। वो कुछ ऐसे जंगल में घूमते हैं, मध निकालते हैं, शहद निकालते हैं, शिकार करते हैं कुछ जानवरों का। ऐसे बहुत गरीब परिवार, व्यसन दीनता भरपूर। वो जुआ खेलते थे, वो शराब पीते थे, और शराब न नकली शराब बनाते थे उधर। ऐसे 10-20 घर थे उस समाज के। उसमें रुक्मिणी नाम की एक औरत थी। ये रुक्मिणी के बारे में सब लोग ऐसा कहते हैं कि ये औरत दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, आपको बताओ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। तो ये औरत काम करती थी शराब बनाने का, उसकी शादी भी कर दी थी। उसकी अभी उम्र थी उस वक़्त 22 साल, उसकी 21 साल के 20 साल के उम्र में शादी कर दी थी। लेकिन अपने ससुराल में पति के साथ उसका कुछ झगड़ा हुआ, कुछ जमा नहीं, तो वो वापस आ गए मैके अपने। और उस गाँव में, मानवत में, अपने माँ के पास रहती थी। माँ बूढ़ी हो चुकी थी, और वो नकली शराब बनाने का वहाँ काम करती थी, और वो शराब बेचने का भी काम करती थी। वो शराब बेचते वक़्त अपने जिस्म का भी इस्तेमाल करती थी। वो इस तरह की कि लोगों को कभी-कभी उसके जेब में अगर एक गिलास दे दिया, 2 दूसरा गिलास बेच दिया। अगर उसके पास, उसने देखा कि उसके पास सोने की अंगूठी है, या उसके पास चेन है, या उसके जेब में कुछ पैसे हैं, तो वो निकालने के लिए उसको ज़्यादा तीव्र स्वरूप की शराब पिलाती थी, और उसको अपने गोद में बिठाकर शराब, अब अपने जिस्म का भी इस्तेमाल करती थी। गोद में बिठाएँगी, शराब पिलाएँगी, और वो आदमी नशे में धुत होने के बाद उसे लूट लेने का। इस तरह का इस तरीके से काम चलता था। तो ये रुक्मिणी ये पूरा इन्वॉल्व थी इसमें। और ये उस गाँव में एक आदमी था, उस गाँव का बहुत बड़ा दबंग आदमी, बहुत बड़ा नेता, जो तहसील में एक पार्टी का सीनियर था, प्रमुख था। और उस ज़माने में उसके पास एम्बेसडर कार थी, मतलब आप उसके अंदाज़ लगा सकते हो, 200-250 एकड़ की ज़मीन, उसका जिस तरह का राजा राजवाड़ा होता है, उसका उसका बड़ा मकान था, उसमें सब नौकर-चाकर। वो आदमी भी नशे का शौकीन था। वो आदमी वहाँ रुक्मिणी के पास शराब पीने आता था। लेकिन उस टाइम तो जितना ये बार वाइन शॉप तो होते नहीं थे। तो शराब सिर्फ़ बहाना था। असल में वो इस रुक्मिणी को हासिल करना चाहता था कि ये अगर हमारे पास इतनी सारी धन दौलत है, बीवी है, बच्चे, सब कुछ है हमारे पास, भगवान दिया, लेकिन मेरी बीवी इस औरत जितनी सुंदर नहीं है।
इस सुंदरता के चक्कर में वो उस औरत को अपने संपत्ति के माध्यम से हथियाना चाहता था। वो आता था शराब पीने के बहाने। उसका अलग ही कुछ वो था। उसको शराब पिलाते वक्त वो बात करता था कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, ऐसा वैसा बात की उन्होंने। तो इतने बड़े आदमी से पैसे की लालच में रुक्मिणी मान गई। तुम ये सब छोड़ दो बोला, तुम्हें अलग मकान में मैं रह लूंगा। लेकिन रुक्मिणी इतनी होशियार थी, तुम मेरे जिस्म का इस्तेमाल तो कर लोगे, लेकिन तुम मुझे दोगे क्या इसके बदले में? ऐसी मानने वाली में नहीं, क्योंकि गरीबी उसके भी पास बहुत पैसा था, लेकिन गरीबी उसने देखी थी। तो बोला क्या चाहिए? 40 बीघा जमीन उसने मांगी, दे दी बोला। और अलग मकान चाहिए मुझे, मैं अलग रहना चाहती थी। ठीक है, उसने मकान का काम चालू कर दिया, उसके नाम पे जमीन कर दी 40 एकड़। लेकिन उसके रूप में वो इतना पागल था उस रुक्मिणी के, वहां से रुक्मिणी ने वो सब छोड़ दिया, आके इस नए मकान में बस गई। और दोनों अनलीगल तरीके से फिजिकल जिस्मानी संबंध उनके वो रहने लगे वहां पे। अब रुक्मिणी के एक बात में उसके मन में खटक रही थी कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, अगर मुझे बच्चा हो जाए तो इस प्रॉपर्टी के मैं बराबर से क्लेम कर सकती हूँ। उसके वो अप्पा राव उसका नाम था, वो जो बड़ा आदमी था, तो अप्पा राव के प्रॉपर्टी में वो सब उसके बच्चों की हो जाएंगी, लेकिन उसमें से 50% हिस्सा मेरे बच्चों को मिलेगा, इसलिए मुझे बच्चा तो होना चाहिए ना। तो उसने क्या किया, कह दिया मुझे बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। ट्राई तो कर रहे थे वो, लेकिन उस रुक्मिणी को बच्चा नहीं हो रहा था। तो उसने क्या किया, उसके 2 नौकर थे, एक सोपान और दूसरा शंकर। इन 2 नौकर को बुलाया और उनको कहा कि कोई मांत्रिक वगैरह देखो, कोई भोंदू देखो, कोई भी देखो। तो बहुत लोग इस माया जाल में फंसते हैं हमारे देश में। तो उसने एक भोंदू को देख लिया, एक मांत्रिक को देख लिया, जो ऐसा लोगों को भोला हुआ करके, ऐसा कुछ भी करके वो लोगों से पैसा हथिया था। उस आदमी, उसका 52 उसकी उम्र थी उस भोंदू की। तो सोपान और शंकर इस दोनों ने उस आदमी को बुलाया। उसने देखा, तुम्हारे घर के आगे पीपल का पेड़ है, उसमें मुंजा नाम का एक, उसने बताया उसका मतलब यही था उस बंधु का कि इससे पैसा हते ना, कुछ भी, ये रुक्मिणी से पैसे वाली थी। तो उसने कह दिया तुमको बच्चा हो जाएगा, तुम्हारा गर्भ रहेगा, लेकिन उसके लिए इस मुंजिया को प्रसन्न करना होगा। इस पेड़ के ऊपर एक मुंजिया नाम का है आदमी, भूत है, ऐसा कुछ आत्मा है, कुछ भी बोलिए, भगवान है मुंजिया नाम का, कोई भी बोलिए। तो उस मुंजिया को भोग चढ़ाना होगा। भोग मतलब उसको कुछ देना होगा, उसको खिलाना होगा, उसको कुछ नैवेद्य देना होगा, तभी वो तुमको लड़का दे देगा। वो नाराज है अभी। तो बोले क्या करना होगा, मेरे पास पैसा है, आप कुछ विधि सामग्री बताओ, मैं ला के रख देती हूँ। नहीं नहीं, ये नहीं चलता उसको, तुम उसको नारियल नहीं चलता, उसको पेड़ा नहीं चलता, उसको हार फूल कुछ नहीं चलता। तो क्या चलता है? तो उस मांत्रिक ने बताया इसको बच्चों की बलि देनी होगी, और 10 से 12 साल उम्र होनी चाहिए उन बच्चों की। उसके 4 बच्चों की बलि दोगे तो हो जाएगा। और ये रियल स्टोरी है, बाद में आपको पता चलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट तक एक केस गया था। तो बोली बच्चों की बलि वो थोड़ा सहम गए। और उस 1972 में पुलिस का इतनी प्रबल नहीं थी, इतनी पावरफुल पुलिस नहीं थी। और इसके ये इतनी पागल हो गई थी बच्चे के लिए। तो इन्होंने ठीक है बोले, अमावस्या के दिन इंतज़ाम कर दो, मैं बच्चा का इंतज़ाम करती हूँ। वो सोपान और शंकर, ये 2 नौकरों को उसने बताया। तो उसके पास पैसा बहुत था, वो शराब बेचती थी। तो 100 रुपये में उस टाइम में अनाज की 2 बोरियां आती थी, इतनी सस्ताई थी उस जमाने में। तो उसने दोनों को 200-200 रुपये दे दिए, 400, मतलब आज के लगभग 20-20 हजार रुपये दे दिए। कहा एक बच्ची उठा के लाओ अमावस्या के दिन, कुछ भी करके दोनों, एक बच्ची का इतना, दूसरी का इतना तुमको दे दूंगी।
पैसे के लालच में। और उस ज़माने में शिक्षा बहुत ही कम लोग पढ़ते थे, आपको बताऊं, शिक्षा का लेवल स्तर कम था बहुत। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर उसका और वो चले गए। अमावस्या के दिन एक बच्चे को उठा के लाए, गोदाबाई नाम था उस बच्ची का, 11 साल की बच्ची, उसी गांव की बच्ची। तो जो पीपल का पेड़ था उसके पीछे उन्होंने एक पत्थर रख दिया, उसके ऊपर ऐसा सिंदूर लगा दिया, या अगरबत्ती जला दी, कपूर जला दिया। वो मांत्रिक विवाह बैठा था और वो बच्चे को पकड़ के लिए आपको बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत। तो उसका जो नरबली देने का तरीका ये था कि उस बच्ची के जो गुप्तांग है उसमें चाकू मारने का, और वहाँ का जो ब्लड निकलता है, मतलब उसकी योनि पे चाकू मारने का, वहाँ का ब्लड उस पत्थर को लगाने का। उसके बाद उस बच्ची की मुंडी काट देने की, वो मरने के बाद मुंडी भी रख देगी, और ये जो उंगली है दाएं हाथ की, ये उंगली काट के रख देने की। इस तरीके से उन्होंने हत्या कर दी। और वो करते वक्त 5 आदमी मौजूद थे, आपको बताओ। एक ये अप्पा साहब, एक ये रुक्मिणी, 2 नौकर उनके, शंकर और सोपान, और एक मांत्रिक। ये उन्होंने विधि कर दी। एक महीना हो गया, बच्ची की लाश गांव के किसी ओड़े नाले में फेंक दी। 2 दिन के बाद वो लाश मिली लोगों को, सब तरफ हड़कंप मच गया। पुलिस आई, उन्होंने पोस्टमार्टम किया उन्होंने, लेकिन इतना कुछ उनको सक्सेस प्राप्त नहीं हुआ कि किसने किया होगा। अब क्या हुआ, ये जो सिलसिला है ये लगातार 1 महीने के बाद 1 महीने ऐसा चलता रहा। 1 महीने बाद फिर वो बलि देने के बाद फिर वो शारीरिक संबंध बनाते दोनों, और उसका जो एमसी है, उसका जो मासिक पाली बंद होती है, वो राह देख रही थी, बंद हो, मासिक पाली बंद हो गई, मतलब अब मेरा गर्भ रह गया, मैं माँ बनने वाली हूँ। लेकिन वो मासिक पाली चालू होते ही अपने माहवारी वो चालू होती, तो वो फिर से दूसरी बच्ची ऑर्डर देती कि लाओ, दूसरी बच्ची लाओ। और एक हाथ में ऐसा, वो हम इसे मटका कहते हैं मिट्टी का, तो उसके पूरे नोट भरे हुए थे उसके, उस रुक्मिणी के। तो एक हाथ डाल के उसमें जितने भी वो आते थे नोट, वो मांत्रिक को देती थी। अजीब लालच है लोगों के, क्या बताया अभी। तो वो नोट से वो संतुष्ट हो जाता था, और वो दूसरी तीसरी 4 बच्चों की लाशें गिरा दी। 4 बच्चा उस तरह के तड़प तड़प के काट दी, मार दी उन्होंने। और 4 लाशें अलग अलग जगह मिलने के बाद इतना हड़कंप हुआ कि उस टाइम महाराष्ट्र के विधानसभा में इसके अपोजिट पार्टी ने, कांग्रेस रूलिंग पार्टी जो कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की कुछ। तो आपको मालूम है महाराष्ट्र में एनसीपी के लीडर है शरद पवार। तो उस टाइम में 1972 में वो गृह मंत्री थे, पूरा राज्य का डिपार्टमेंट उनके हाथ में था। और मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शंकरराज चौहान जी शायद मुख्यमंत्री होंगे। तो उनके पास सब गए, अपोजिट ने आवाज़ उठाई, तो उन्होंने बता दिया कि मैं ये केस सीआईडी को ट्रांसफ़र करता हूँ। सीआईडी को ट्रांसफ़र जैसे उन्होंने कहा, तो 4 लाशें का कुछ अभी तलाश मिल नहीं रहा था। तो मुंबई से पहली बार, मुंबई से किसी ग्रामीण इलाके में कोई गांव में सीआईडी दाखिल हो गई। 2 अधिकारी थे, रमाकांत कुलकर्णी नाम के वो सीआईडी का अधिकारी थे, वो आ गए। और उसके देवले करके थे, वो भी सेकंड 2 अधिकारी आ गए। लेकिन सीआईडी का कैसा होता है, जो है वो दिखाते नहीं हो, किसी भी रूप में आएंगे, किसी भी रूप में इन्वेस्टिगेट करने कोशिश करेंगे। 4 लाशों से गांव इतना भयभीत था कि जो पहलवान लोग हैं, दष्टपुष्ट लोग हैं, वो भी बाहर नहीं निकलते थे। इतनी दहशत थी। अपने अपनी बच्चा शाला नहीं, कुछ नहीं, वो स्कूल भी नहीं भेजते थे, वो अंदर रखते थे। इतनी दहशत कि पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है। लेकिन अभी कोई आदमी ही गांव में बाहर दिन में भी नहीं निकल रहा है, रात की तो बात छोड़ो, तो इन्वेस्टिगेशन करे कहाँ से, ऐसी बात है। तो उन्होंने फिर भी घूमते रहते थे वो दोनों अधिकारी, पिस्टल विस्टल साथ में था, एग्जैक्ट क्या उनको कुछ समझ में नहीं आता। ये सिलसिला इतने दर्दनाक तरीके से आगे चालू रहा। टोटल लाशें गिरी 11।
बच्चे की, उसमें दूसरे गांव के भी बच्चे कुछ शामिल थे। और आरोपियों की जो संख्या है या 11 लाशें मिलने के बाद वो भी बढ़ गई। ये जो 5 आदमी थे उसमें से और कुछ आदमी ऐड हो गए। वो कौन हो गए आपको बताओ। समुंदरी नाम की एक औरत थी, वो इस रुक्मिणी की बहन थी, उसी समाज की थी, फांसी पार दी, वो शामिल हो गई। उसका एक भाई शामिल हो गया, जो जेल में था वो बेल पे बाहर आ गया, वो भी शामिल हो गया। तो क्या नाम का था उसका। उसके बाद उसने अपनी जाति जमात की, क्योंकि एक बच्चा लाने के बाद, बच्चा हो या बच्ची हो 10-12 साल की, पूरा मुट्ठी भर के 100-100 के नोट मिलती थी, ये उनके लिए आमिष था। तो उस चक्कर में आरोपी की संख्या बढ़ गई और ये संख्या टोटल हो गई 16। अब इधर क्या होता है, एक कोंडीमा नाम का लड़का था। तो कोंडीमा नाम का लड़का एक लड़की को रात को एक काट रहे थे या उसकी हत्या कर रहे थे। वो उनको शक था कि इस कोंडीबा ने देख लिया था, तो उन्होंने कहा इसको भी खत्म करने का है, कोंडीबा को। तो वो कोंडीबा को लास्ट 12वां जो मर्डर था वो कोंडीबा हो गया। तो वो उन्होंने उसको बलि दे दी वहाँ। उसके बाद ये जो सीआईडी है, उन्होंने रात भर भी रुकते थे, दिन भर भी रुकते थे। तो उनको कुलकर्णी साहब जो सीआईडी का अधिकारी, उन्होंने देख लिया ये एक केस क्रैक कैसे हो आपको बताऊं। जो हत्या करने की जो प्रयास करते, एक जैसी की थी, मुंडी काटना, उंगली काटना, ये एक्स्ट्रा चीजें तभी होती है जब यहाँ कोई मंत्र का, कुछ जादू का ऐसा आभास होता है। तो गांव में पूछते थे कोई मांत्रिक को देखा है क्या, क्योंकि गांव है, उनमें से झाड़ी रहती है, रास्ता रहता है, लोग कोई तो देखता है, चरवैये रहते हैं। तो उन्होंने बताया एक मांत्रिक आता है, चरवैये, उन्होंने पशुओं को चारने वाले, तो उन्होंने बताया कि आता है एक मांत्रिक। तो पहले उसे अरेस्ट करना पड़ेगा। एक आदमी को पकड़ा सिर्फ, इस समुद्री को, गांव से बाहर जा रही थी, सीआईडी को दिखाई दी। तो वो पुलिस का आदमी देखने के बाद थोड़ा स्पीड से चलने लगी, तो उसे हिरासत में ले लिया। उसके साथ पूछताछ अच्छे तरीके से की दी पुलिस ने अपने हिसाब की उस वक्त। तो उसने सब बता दिया कि सब ये है, इतने लोग हैं। टोटल लोग थे 18 के 18 जो आरोपी थे, उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वो केस पूरी तरह से क्रैक हो गया। असल में कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, यहाँ से शुरू होती है, आपको बताओ। अब क्या होता है, सब आदमियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस का काम है अच्छी तरह से जो सबूत है सब मिला के वो केस इतने स्ट्रांग बनाना, और वो केस आरोपी के साथ हाजिर कर देना आरोपियों को जज साहब के सामने, कोर्ट में। तो लोअर कोर्ट में जब ये मामला जाता है, तो लोअर कोर्ट का जो आदेश था, 18 में से 4 आदमियों को कोर्ट बरी कर देता है सबूत के बिना में। सबूत नहीं मिलता उतना स्ट्रांग। 18 में से 4 गए, रह गए 14। 14 आदमियों को, 14 में से 6 आदमियों को फांसी की सजा डिक्लेयर कर देता है, और बाकी जन्मठेप 20 साल जन्मठेप, ऐसी कारावास, 20 साल कारावास की, सश्रम कारावास, ये होता है। ये जो प्रमुख आरोपी थे, अप्पा साहब, रुक्मिणी, वो मांत्रिक और 2 नौकर, ये 5 जो प्रमुख थे, उनको फांसी डिक्लेयर होती है। तो ये अप्पा साहब जो था, वो उसके पास एक बहुत बड़ी ताकत थी। आपको तो जानते हो, वो पैसे वाला बहुत था। उसने अपने पैसे की पूरा इस्तेमाल किया उस वक्त। कितना चाहिए बोलो, कितना, बहुत सारे, इतना बड़ा आदमी। तो उस साइड में पूरे जिले में एम्बेसडर नहीं थी, इसके पास एम्बेसडर थी उस जमाने में। तो आदमी का, जिस जमाने में उसने टोटल 4.5 लाख रुपए उस जमाने के, मतलब आज वो रकम जाती है 1 करोड़ के भी पास, इतना पैसा खर्च किया। ये केस हाईकोर्ट तक गया। हाईकोर्ट ने उनकी फांसी की सजा खारिज कर दी, और 2 ही फांसी बरकरार रखी, बाकी को जन्मठेप कर दिया। वो दिल्ली उच्च न्यायालय में गया वो केस फिर। और उस समय उस आरोपी के वकील थे बीजे कोलसे पाटिल, ये महाराष्ट्र की है, वो नामचीन व्यक्ति है। इस केस से वो फेमस हो गए उस टाइम। तो ये केस जब
सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट का जो न्याय था वो कुछ इस तरफ था। जो रुक्मिणी और जो मेन जो आरोपी थे आप्पासो, सबूत के बिना पर उसको बाइज्जत बरी कर दिया कोर्ट ने। देखिए, बहुत शर्मनाक बात है ये। दूसरी बात, जो जिसने दिमाग से ये गंदा निकला था मांत्रिक के, वो मांत्रिक वो महाराष्ट्र के बारामती से गिरफ्तार किया गया था। उसको माफी का साक्षीदार बना दिया। मतलब वो अगर वो सब बताता है तो उसको सजा माफ कर दी जाएंगी। वो छूट गया। सजा हुई सिर्फ 4 लोगों को। 2 पकड़ने वाले थे, उसमें से एक अटैक से मर गया था कि चालू रहते ही। मतलब 3 लोगों को फांसी हो गई, वो भी नौकर को। जो मेन जो आदमी थे वो छूट गए वहाँ से, उनको फांसी एग्जीक्यूट हुई। ये दोनों वहाँ से निकले बाइज्जत बरी होने के बाद। उसी जब जिस दिन वो उसकी सज़ा मुक्त हो गए, उसके 7-8 दिन बाद उस रुक्मिणी ने एक बच्ची को जन्म दिया। वो प्रेग्नेंट थी और उस प्रेगनेंसी का और इस हत्याकांड का कोई संबंध नहीं था। आपको सब जानते हैं ऐसी बात। लेकिन वो उसको एक बच्ची हो गई, लड़की हो गई। वो लड़की अब भी जिंदा है, 46 साल की है, 46 ईयर। और जो आप्पासो वो 1993 में शायद वो बूढ़ा होके मर गया। वहाँ के एक लोकल रिपोर्टर थे, उन्होंने उनकी एक मुलाकात ले ली। तो उसमें उन्होंने बताया, अगर मेरे पास पैसा नहीं होता तो मुझे भी फांसी हो जाती। इससे क्या संदेश जाता है समाज में आपको पता है। जिसके पास पैसा है वो किसी को भी ठोक सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये रियलिटी है हमारे देश की, हमारे समाज की। गरीब अगर मरता है तो उसका कुछ नहीं होता, और जो मारने वाला अगर बड़ा होता है, आपको मालूम है हिट एंड रन केस, सलमान खान की गाड़ी से गरीबों को कुचलाता, कुछ नहीं हुआ उसका, छूट गया वो। और उसे सैकड़ों केस हो गए। लेकिन ये केस कानून के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर एक तमाचा है। आपको बताऊं, इतनी दर्दनाक मौत 12-13 बच्चियों को मिलने के बाद, जो टोटल समाज की अपेक्षा आपकी हमारी ऐसी होनी चाहिए थी कि जितने भी उसमें आरोपी है उनको सबको फांसी दे दो, बात खत्म। जनता के पैसे से जो हमारे टैक्स के रूप में जाते हैं, उसको खाना भी मत खिलाओ, चाय भी मत पिलाओ, उनको फांसी दे दो और फास्ट दे दो। 15-20 साल तक उसको सड़ने का भी कोई अधिकार नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं। यहाँ ये छूट गए। और सबसे दर्दनाक चीज़ ये है कि वो समुद्री भी मर गई उम्र होने के बाद। लेकिन उसकी जो बच्ची हुई थी वो अभी है 46 साल की, वो अभी अपना काम कर रही है, वो अच्छी थी। लेकिन वो बात 1972 की थी। और टोटल ये सिलसिला 13 महीने चला था। 1 महीने को एक बच्चा, 13 महीने चला। 1973 पूरा साल, और जनवरी में एक केस क्रैक हुआ था। और एक केस की तरफ एक तरफ से आप देखना पड़ेगा। अभी समाज में इतना जातिवाद फैल रहा है, हर कोई अपना है, अपने परिवार का है, उसके बाद अपनी जाति का है, और दूसरे जाति के खिलाफ, दूसरे धर्म के खिलाफ इतनी नफरत भर गई लोगों के मन में। और इसमें फायदा सिर्फ राजनेताओं का होने वाला है, हमारा कुछ नहीं। ये जो केस है, ये इस बात की गवाही है कि इसमें जो मर गए उसकी जाति आपको बताओ। जो 12 बच्चे मर गए, इसमें हम जो यादव, पटेल, ठाकुर, बड़े ऊंची जाति वाले कहते हैं ना, उसके 3 बच्चे थे। इसमें अदर कास्ट के, दलित समाज के 4 बच्चे थे। मतलब यहाँ देखो, जाति देखकर जो मारने वाले थे उसमें जो रुक्मिणी आदिवासी समाज की थी, जो वो तात्यासो था वो भी पटेल था, महाराष्ट्र में पाटिल बोलते उसको, मराठा समाज का वो था। मतलब जाति का इफेक्ट नहीं है। देखिए, जो इन्होंने इन्वेस्टिगेट सीआईडी जो पकड़ा वो ब्राह्मण थे, सबका इन्वॉल्वमेंट है यहाँ। जिनको फांसी हुई वो बौद्ध थे। मतलब मेरा इस कहानी के माध्यम से आपको एक कहना है सिर्फ कि गुनाहगार जो होता है, आरोपी जो होता है,
बदमाश जो होता है उसका कोई जाति और कोई धर्म नहीं होता, आपको बताओ। किसी को अपने धर्म का है तो उसको छूट जाना चाहिए, और ये पराई का है तो उसको मार दो, ये अपने दिमाग से निकाल दो। इस अपराध का, कोई भी अपराधी हो, अपराधी का कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता है। इस माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ। ये पहला प्रयास था मेरा आपसे कुछ यहाँ की लोकल और भी कुछ घटना है जो बहुत ही आपको मालूम भी नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ। महाराष्ट्र में ऑलरेडी क्या होता है, कैसे होता है, कैसे केस दबाया जाता है, क्या होता है, सब मैं आपको शेयर करूँगा। इसके जो भी आप सुनना मुझे चाहते हो तो कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद सर।